हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ रिफर्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन सा नेट इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्रेजेंट करता है? राइट। अब देखिए, क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स पूछ रहा है तो हम आंसर तो इनडायरेक्ट टैक्स का ही होगा। दूसरी बात, नेट पूछ रहा है तो नेट कैसा होता है? नेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ ग्रॉस रही होगी और उसमें से हमने कुछ चीज़ डिडक्ट करके नेट पाया होगा, है ना, कि एटलीस्ट इतना बचा, नेट इतना बचा। तो इसका मतलब क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बियर द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कौन बियर करता है? रिच पर्सन, पुअर पर्सन, वन होम इट इज लेविड, नन ऑफ द अबव। देखिए, डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? टैक्स दो तरह से होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है बेसिकली वो होता है कि ये टैक्स जिस पे लगाया जाएगा, जो भी इनकम अर्न कर रहा है उस पे ये चार्ज किया जाएगा, उस पे लगाया जाएगा और उसी को पे करना है। मतलब जिस पे ये इम्पोज किया गया उसी को पे करना है। वो इस टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकता, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। अगर आप मान लीजिए इनकम टैक्स है तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। तो आपने अगर इनकम कमाई तो टैक्स भी किसको पे करना होगा? आप ही को पे करना है। प्रॉपर्टी टैक्स, अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो टैक्स किसको पे करना होगा? आप ही को पे करना होगा। मतलब डायरेक्ट टैक्स को कभी भी हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कौन बेयर करता है? तो भाई जिस पे लगाया जाएगा, क्योंकि जिस पे ये इम्पोज होगा उसी को ये टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। वो इस बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता कि काम मेरा और पे कोई और करे। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन अ कंट्री? पब्लिक एक्सपेंडिचर का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंट्री में? पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है? देखिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेप्ट, ये जितने भी टर्म्स है बेसिकली वो क्या है? गवर्नमेंट से रिलेटेड। यहाँ पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? गवर्नमेंट होती है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब किसका एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जो कि पब्लिक पे किया जाने वाला है। ठीक है। पब्लिक रिवेन्यू मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट की रिवेन्यू जो कि पब्लिक से ली जाने वाली है। क्लियर है? पब्लिक डेप्ट मतलब गवर्नमेंट का डेप्ट, जो कि गवर्नमेंट लोन लेगा पब्लिक के लिए। ठीक है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट, पब्लिक रेवेन्यू का मतलब समझिएगा गवर्नमेंट की चीज़ पूछ रहा है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट खर्चा कब करती है? आप बताइए, गवर्नमेंट खर्चा क्यों करेगी? कि जिससे हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो, है ना, जो भी हमारी इकॉनमी है वो ग्रो करे। इन सब चीज़ों के लिए तो गवर्नमेंट खर्चे करती है। रोड बनवा रही है, हॉस्पिटल्स खुलवा रही है, स्कूल्स बनवा रही है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कंट्री में जो भी किया जाता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दी अबव। इकोनॉमी की ग्रोथ करना, सोशल वेलफेयर करना, डिफेंस सिस्टम्स को और मजबूत करना। आप देख रहे हैं राफेल डील या जो भी हम लोग चीज़ें कर रहे हैं वो सब क्या है? ये डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाती हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? ठीक है, कौन सा है वो नहीं, कौन सा नहीं है। ठीक। अब इनकम टैक्स, क्या आप इस चीज़ को अगर आपको नहीं पता हो, क्योंकि तो आप ऐसे याद समझिएगा कि क्या इनकम टैक्स, इनकम कोई और कमाए और टैक्स किसी और को देना पड़ता है? नहीं, जो कमाता है उसी को टैक्स देना। आप सैलरी पा रहे हो तो सैलरी के लिए टैक्स कौन देगा? आप दोगे। आप बिजनेस करते हो, प्रॉफिट कमाओगे तो कौन टैक्स देगा? आप दोगे। तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी? डायरेक्ट टैक्स होंगी। तो बताइए, इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स, सेल करने पे टैक्स लगना। ठीक है। सेल एक जगह से गया, दूसरी जगह से गया, अब होलसेलर से रिटेलर, मतलब आपका ये जो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, जितना भी चेन है इन सब के थ्रू वो क्रॉस होता है तो सेल्स होती रहती है। तो ये क्या है? शिफ्टिंग हो रही है ना कहीं ना कहीं। तो ये क्या होगा? क्या ये डायरेक्ट टैक्स होगा? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट कर ही नहीं सकते हैं। सो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वहीं पर वेल्थ टैक्स है या हाउस टैक्स है, आप ये समझिए, आपकी वेल्थ है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीज़ें हैं तो उस पर टैक्स आप देंगे। हाउस आपका है तो उस पर भी टैक्स आप कौन देगा? आप देंगे, है ना। किसी और के घर के लिए टैक्स आप थोड़ी ना देंगे। तो ये सारे के सारे क्या है? डायरेक्ट टैक्स। पर सेल्स टैक्स क्या है? वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग काउंट्स अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? मतलब एसएलआर जिसे कहते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो काउंट होती है एसएलआर के अंदर? मतलब बेसिकली अगर जो कमर्शियल बैंक्स को एसएलआर मेंटेन करनी पड़ती है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं? ठीक है, यही चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहली बात तो एसएलआर होता क्या है? देखिए, जो आरबीआई होती है वो क्रेडिट को, मतलब मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है। ठीक है। क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए वो दो तरीके के अपनाती है, एक तो क्वांटिटेटिव, एक तो क्वालिटेटिव।
ठीक है, क्वालिटेटिव को हम कहते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट, है ना। तो ये दो तरीके अपनाती है। तो जो क्वांटिटेटिव मेथड है उसमें CRR, SLR, ये जो वेरिएबल रिजर्व रेशियो होते हैं ना वो सब आ जाते हैं, मतलब बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे क्वांटिटेटिव मेथड है। तो अब उसमें SLR आता है। SLR क्या कहते हैं, SLR होता है कि जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कुछ पोर्शन अपना, जो भी उनके पास नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ है, NDTL कहते हैं, मतलब जो भी वो जो भी पब्लिक से पैसा डिपॉजिट कराए हैं अपने आप अपने बैंक में, क्योंकि वही तो उनके लिए लाइबिलिटीज़ हुई, जो भी डिपॉजिट है वही लाइबिलिटीज़ हुई। तो जितना भी उन्होंने पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया है ना, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, मतलब जैसे कि टाइम लाइबिलिटीज़ मतलब एफडी वगैरह के फॉर्म में जो पैसे उनके पास आए, तो NDTL का कुछ पोर्शन उनको रिजर्व करना पड़ता है। ठीक है, रिजर्व करके RBI के पास मेंटेन करके रखना पड़ता है कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारी इतनी लाइबिलिटीज है, तो इसका इतना पोर्शन हम मेंटेन करके रख रहे हैं, रिजर्व मेंटेन करके रख रहे हैं, उसी को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब SLR नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ जो आप रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं ना वो कैश में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। CRR कहता है कि रिजर्व मेंटेन करिए पर कैश में मेंटेन करिए, मतलब कैश उतना इकट्ठा करके रख दीजिए। SLR कहता है कि कैश मत रखिए, आप ना कुछ मिक्स प्रोपोर्शन रखिए, लिक्विड एसेट रखिए। अब लिक्विड एसेट्स में ये क्या कहते हैं कि आप कैश में रख दीजिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स रख दीजिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ जो इनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ हैं उनको रख दीजिए, मतलब ट्रेजरी बिल्स वगैरह रख दीजिए। इन सब को इंक्लूड करके आप अपना SLR का जो भी परसेंटेज है उतना मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। तो याद रखिएगा SLR सिंपली क्या है, कमर्शियल RBI के रूल के हिसाब से कमर्शियल बैंक्स को अपनी पूरी NDTL का कुछ परसेंटेज क्या करना होता है, रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। ये जो रिजर्व रखते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। अब ये लिक्विड फॉर्म किस तरह का हो सकता है, तो वो कैश में हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है, गवर्नमेंट, इन सब के मिक्सचर होता है, इन सब की परसेंटेज होती है, इन सबको टोटल करके आपका SLR मेंटेन होता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि गोल्ड भी रखा जाता है, कैश भी रहता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी रहते हैं, इन सबको मिला के ही हमारा SLR मेंटेन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अब कॉर्पोरेशन, कस्टम, वेल्थ और एक्साइज, ये 4 टैक्स दिए गए हैं आपके सामने और आपको बताना है कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। देखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स बेसिकली क्या होता है, पहले ये समझ लीजिएगा। कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स की जब हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है। बेसिकली होता क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली क्या कहते हैं कि अगर कोई कंपनी है और वो बिजनेस कमाती है तो जो भी बिजनेस में उसको प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट पे वो जो भी टैक्स देगी वो क्या कहलाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स कहलाएगा या कॉर्पोरेशन टैक्स कहलाएगा। क्लियर है। तो अब बिजनेस आपने किया, उस पे प्रॉफिट आपने कमाया, तो टैक्स भी कौन देगा, आप दोगे, कोई और तो देने नहीं आएगा। अब बिजनेस आपका फॉरेन का हो, डोमेस्टिक बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उससे हमें मतलब नहीं है। बिजनेस आपका था, प्रॉफिट आपने कमाया, तो टैक्स कौन देगा, आप देंगे। तो कॉर्पोरेशन टैक्स क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या इनडायरेक्टली किसी और पे शिफ्ट करते हैं इसका बर्डन, नहीं। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या डायरेक्ट, आपने कमाया आप टैक्स दो, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब कस्टम ड्यूटी क्या होती है, सो कस्टम ड्यूटी बेसिकली क्या होती है, कस्टम टैक्स जिसे भी कहते हैं। कस्टम ड्यूटी होती है कि जब हम बाहर से गुड्स, मतलब दूसरी कंट्री से गुड्स जो हम इंपोर्ट कराते हैं, आउटसाइड कंट्री से जब हम गुड्स मंगाते हैं, उस पर जो टैक्स देना पड़ता है उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटीज़। तो आप देखे होंगे कि बाहर से जब गुड्स इंपोर्ट होके आते हैं ना, तो वो पोर्ट पे ही उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है कि बाहर से सामान आया है, अब हमारी कंट्री के अंदर ये जो भी गुड्स है वो सेल होंगे, तो उसके लिए पहले आप क्या पे करिए कि बाहर से सामान मंगाने के लिए चार्जेस दीजिए, दैट कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। क्लियर है। वहीं पे बात अगर हम कहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी की, कस्टम और एक्साइज कॉमन नेम है। एक्साइज की बात करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी कब देते हैं, जब हमारे मैन्युफैक्चरर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं विद इन अ कंट्री, हम बाहर से नहीं मंगाए हैं, हम अपनी ही कंट्री में गुड्स को प्रोड्यूस किए हैं, और जब हम उसको अपने गोडाउन से बाहर निकालते हैं तो उस वक्त हमको उस पर एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। क्लियर है। तो एक्साइज ड्यूटी विद इन अ कंट्री जो होता है, और कस्टम ड्यूटी जो हम आउटसाइड से गुड्स मंगाए होते हैं तो उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। ठीक है। अब आप बताइए कि इन सारे टैक्सेस को क्या हम रिकवर कर सकते हैं किसी से, मतलब मान लीजिए कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने टैक्स पे कर दिया, एक्साइज ड्यूटी दे दी, तो क्या जब मैं इसको सेल करने जाऊँगी, अपने गोडाउन से इस गुड्स को सेल करूँगी, तो सेल प्राइस में ये टैक्स रिकवर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेल प्राइस मैं फिक्स कर रही हूँ, तो जो भी टैक्स मैंने दिया, जो भी खर्चा मैंने किया, उसको मैं रिकवर कर सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कस्टम और एक्साइज ड्यूटी, मतलब ऑप्शन नंबर बी 2 और 4, क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स भी क्या है आपका डायरेक्ट है, और वेल्थ भी आपकी है तो टैक्स भी आप देंगे, तो वेल्थ भी क्या हो गई आपकी डायरेक्ट टैक्स हो गई। तो दो जो आपके इनडायरेक्ट टैक्स बचे वो क्या हो गए, कस्टम और
आपका एक्साइज ड्यूटी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स ऑफ आरबीआई फोकस ऑन द लैंडिंग टू प्रायोरिटी एंड व्हीकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इन्होंने कहा कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो आरबीआई का मेज़र होता है क्रेडिट को कंट्रोल करने का, वो उसमें कौन सा मेज़र ऐसा है जो कि फोकस करता है कि वो जो लोन है, जो लोन कमर्शियल बैंक्स दे रहे हैं, वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को दें या स्पेसिफिकली व्हीकल इंडस्ट्रीज़ को दें। मतलब व्हीकल इंडस्ट्रीज़ यहाँ इन्होंने लिखा है, यहाँ पे कोई और इंडस्ट्री भी लिख सकते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री दे। मतलब कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि प्रायोरिटीज़ लैंडिंग दे या फिर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को लोन दे रहा हो। तो इस तरह का कौन सा ऐसा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक का मेज़र है, कौन सी टेक्निक का कौन सा मेथड है जो इस तरह से आपको स्पेसिफिक लोन देने के लिए फोर्स करता है या आपको बोलता है, फोकस करता है उस चीज़ पे। तो उसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट कंट्रोल, चेंज इन लैंडिंग मार्जिन, क्रेडिट रैशनिंग, मॉरल सुएशन। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। कुछ चीज़ों में क्या कि जब भी हम बात करते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की, जैसे हमने कहा कि ये जो क्रेडिट कंट्रोल के टेक्निक्स हैं, मेथड है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो दो हैं, क्वालिटेटिव और आपका क्या, क्वांटिटेटिव, है ना। तो जो क्वांटिटेटिव होता है मतलब क्वांटिटी तुरंत आपको दिखेगा, तो उसमें बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और जो आपके रिजर्व रेशियो होते हैं मतलब सीआरआर वगैरह और एसएलआर, ये सारे आ जाते हैं। वहीं जब हम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड या क्वालिटेटिव मेथड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स या आपका रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, पब्लिसिटी, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, ये सारे वो मेथड्स हैं जो कि आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहे हैं कि ये जो क्वालिटेटिव की 6 और 7 मेथड्स हैं, इनमें से कौन सा मेथड है जो फोकस करता है कि हम लोन किसी स्पेसिफिक सेक्टर को दें। देखिए डायरेक्ट कंट्रोल की जब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट कंट्रोल क्या होता है, तो डायरेक्ट कंट्रोल में क्या करती है आरबीआई, अगर आरबीआई की कुछ पॉलिसीज़ कमर्शियल बैंक्स फॉलो नहीं कर रही होती हैं तो डायरेक्ट कंट्रोल या डायरेक्ट एक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो क्या कर देती है आरबीआई, सीधा जैसे अगर उन कमर्शियल बैंक्स को अपने बिल्स को डिस्काउंट कराना है या कोई आगे इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ और फंडिंग चाहिए तो उसको रोक देती है या उनके लाइसेंस को कैंसिल कर देती है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्शन ले रही है। कौन ले रही है? आरबीआई। ठीक है, तो पूरा वो चीज़ हमारा आ जाता है। तो ये चीज़ तो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि फोकस कर रहे हैं कि हम लोन उसी चीज़ के लिए दें। ठीक है, और चेंज इन लैंडिंग मार्जिन मतलब ये क्या हो गया कि अगर आप लोन लेते हैं, ठीक है, अगर लोन ले रहे हैं आप, तो जब भी आप बैंक कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाते हैं तो क्या कहती है कि सिक्योरिटी रखिए, और जो भी आप सिक्योरिटी रखते हैं उसकी एक वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, जो भी वैल्यू फिक्स होती है उस सिक्योरिटी की, उसी के हिसाब से आपको लोन मिलता है। सपोज़ करिए आप लोन लेने गए, आपने 1000 का लोन लेना है, तो बैंक आपसे क्या कहेगी कि आप 1000 से ज़्यादा की सिक्योरिटी रखिए, है ना, तभी आपको 1000 का लोन मिलेगा, क्योंकि वो सिक्योर रहना चाहती है ना बैंक। तो अगर आपने मान लीजिए 2000 की सिक्योरिटी रखी है, तो अब बैंक क्या कहेगी कि 2000 पे 2000 का लोन आपको नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? वो कुछ मार्जिन फिक्स करेगी अपनी सेफ्टी के लिए। सपोज वो कहती है कि 60% ही आपको लोन मिलेगा, है ना, तो आपको 2000 का 60% निकालेंगे आप, मतलब 1200, आपको सिर्फ 1200 तक का लोन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक 40% रिजर्व रख रही है, मार्जिन क्रिएट कर रही है कि वो सेफ एंड साइड रखे। तो मार्जिन को चेंज करना या मार्जिन फिक्स करना, फिक्सेशन ऑफ मार्जिन भी इसको कहते हैं। तो ये तो नहीं हो गया कि हम आपको किसी प्रायोरिटी सेक्टर में या किसी स्पेसिफिक सेक्टर में लोन देने के लिए कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं। या तो हम किसी भी लोन के लिए एक मार्जिन फिक्स कर दे रहे हैं कि नहीं 75% मार्जिन आप, मतलब 25% मार्जिन रखिए, 75% आप लोन डिसबर्स करिए, 40% मार्जिन रखिए, 60% लोन डिसबर्स करिए। तो ये तो मार्जिन की फिक्स करने की बात हो गई। ये भी वो चीज़ नहीं हुई कि आप एक साइड फोकस करिए। क्रेडिट रैशनिंग ही इसका राइट आंसर होगा। कैसे आंसर होगा? अब देखिए क्रेडिट रैशनिंग होता क्या चीज़ है। बेसिकली क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है कि ये वो मेथड होता है जो कि फ्लो ऑफ क्रेडिट को रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप किसी भी सेक्टर में जो भी कोई भी लोन लेना चाह रहा है, आप उसको ऐसे बांटे जा रहे हैं और उस सेक्टर में ज़्यादा मनी सप्लाई हो गई है, तो किसी भी अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स में जो भी क्रेडिट फ्लो हो रहा है उसको रोक के उस साइड से डाइवर्ट करके डिज़ायरेबल सेक्टर में फोकस करने को हम क्रेडिट रैशनिंग कहते हैं। मतलब आप लिमिट लगा रहे हो कि इस तरह के सेक्टर्स में रैशनिंग करना मतलब क्या, लिमिट लगाना कि नहीं आपको यहाँ पे लोन नहीं देना है, इस तरह की चीज़ों के लिए आपको सिर्फ इतना % लोन नहीं बांटना है, इतना ही लोन डिसबर्स करना है, इस तरह के सेक्टर्स के लिए आपको बाकी लोन देना है। तो आप लिमिट लगा दे रहे हो लोन के लिए, लोन के पर्पस पे आप काम करते हो ना। तो जब भी क्रेडिट रैशनिंग क्या बेसिकली कि पर्पस, लोन किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है बैंक के थ्रू, आप उसको फोकस करोगे। और आरबीआई को लगता है कि नहीं बहुत लग्जरी चीज़ों पर लोन बांटा जा रहा है या ऐसे नेसेसरी चीज़ों पर लोन नहीं दिया जा रहा है, तो वो क्या कहेगी कि इस पर लिमिट लगा देगी, इतने तक का ही लोन जाना चाहिए इस तरह की फील्ड में या इस तरह के सेक्टर में, बाकी आप इस तरह के सेक्टर में
लोन बांटी है, तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट रैशनिंग। तो हमको प्रायोरिटी सेक्टर्स को या वैकल इंडस्ट्रीज को देना है तो हमको क्या करना होगा, क्रेडिट रैशनिंग करनी होगी कि किसी अनडिजर्व सेक्टर पर लिमिट लगानी होगी कि वहाँ लोन मत बांटिए, इतने तक ही बांटिए, यही लिमिट है, इससे ज़्यादा आप लोन नहीं दे सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम इक्वालिटी एंड ग्रोथ इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉड थ्रू। तो इनकम में इक्वालिटी लाना या ग्रोथ कंट्री की किस मेथड के थ्रू ज़्यादा बेस्ट हो सकती है। ठीक है, रेग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड डिग्रेसिव टैक्सेशन के 4 मेथड दिए गए हैं। ठीक है, ये काइंड ऑफ टैक्स रेट बेसिकली कहा जाता है इसको, कि अगर जो टैक्स रेट होते हैं हमारे, जैसे जीएसटी का हो गया, इनकम टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, जो भी रेट हमारे सामने आते हैं, ये जो रेट होते हैं ना वो कितने टाइप के हो सकते हैं, तो वो हमारे ये 4 टाइप के रेट हो सकते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनकम को इक्वल करने के लिए, मतलब इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए वो कौन सा मेथड बेस्ट होगा। तो आपको जानना होगा कि रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, डिग्रेसिव होता क्या है। राइट, अब देखिए बहुत इजी है ये चीज़ें। अगर हम बात करें कि प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, तो देखिए प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है कि आपका जो टैक्स रेट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टैक्स बेस मतलब जिस चीज़ पर टैक्स लग रहा है वो चाहे कितना भी चेंज हो, लेकिन टैक्स का रेट फिक्स रहेगा। जैसे मैंने बोला 10% का टीडीएस लगेगा। अब अगर मैंने बोला 10% कट होगा, तो आप कितना भी कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रेट कितना है, 10% ही है। राइट, जैसे मैंने कहा कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल गेम 30% का टीडीएस कट होगा। इसका मतलब मैंने क्या कहा, आप लॉटरी से 4 करोड़ कमा लीजिए, 1 लाख कमा लीजिए, 2 लाख कमाइए, 20 करोड़ कमाइए, डजेंट मैटर, आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 30% फ्लैट। तो ये इस तरह के टैक्स बेस को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल। इस तरह के टैक्स रेट को प्रोपोर्शनल टैक्स रेट कहते हैं, जहाँ पे टैक्स बेस में चेंज होती है। टैक्स बेस मतलब जिस पे टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स बेस पे चेंज होगा पर टैक्स रेट क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, उसको हम प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्लियर है। वही बात रिग्रेसिव की अगर करें तो रिग्रेसिव क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, टैक्स रेट डिक्रीज होगा, रिग्रेसिव ना, तो टैक्स रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जो टैक्स बेस है जिस पर टैक्स लग रहा है वो इंक्रीज करेगा। मतलब ऐसे समझिए कि सपोज करिए कि हम एग्जांपल के लिए बस बोल रहे हैं कि जैसे सपोज करिए कि आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, जितनी इनकम बढ़ेगी और टैक्स रेट उतनी स्पीड से कम होता जा रहा है। मतलब अगर किसी की इनकम 10 लाख की है तो उसको 20% का टैक्स देना है, वहीं किसी की इनकम अगर 30 लाख है तो उसको सिर्फ 15% का टैक्स देना है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनकम बढ़ी और टैक्स रेट कम हुआ, तो ये रिग्रेसिव टैक्स हो गया। मतलब वहाँ पे क्या होगा कि टैक्स बेस बढ़ता जाएगा, जिस पर टैक्स लगाना वो बढ़ता जाएगा, पर टैक्स रेट डिक्रीज होता जाएगा। पर याद रखिएगा अमाउंट ऑफ टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ टैक्स चेंज होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्रीज करता जाएगा। अमाउंट कितना आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, रेट की बात कर रहे हैं। रेट घटेगा, बेस बढ़ेगा तो रेट घटेगा, उसको हम रिग्रेसिव कहते हैं। और प्रोग्रेसिव किसे कहते हैं, जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी टैक्स रेट भी इंक्रीज हो। जैसे आपका इनकम टैक्स बेसिकली प्रोग्रेसिव हो जाता है। स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो मतलब 2.5 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, फिर 2.5 लाख से एक्सीड किया तो आपका 5% जाएगा, फिर 5 से इस ब्रैकेट में है तो आपका 10% जाएगा या 15% जाएगा। मतलब ये जो हमारा है, तो जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट भी बढ़ रहा है ना, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। राइट, नेक्स्ट क्या हो गया आपका डिग्रेसिव। और जब हम डिग्रेसिव की बात करते हैं तो वो कैसा होता है कि एक सर्टेन लिमिट तक प्रोग्रेसिव रहेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कुछ देर तक तो आपको दिखेगा बढ़ रहा है, उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जैसे हमने कहा कि 5 लाख की इनकम मतलब 10 लाख की इनकम पे 20% लग रहा है, और अगर 30 लाख की इनकम हो गई तो 25% लगेगा। फिर अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा की इनकम हो गई तो आपका 30% लगेगा। तो पहले तो बढ़ा और बाद में क्या हो गया, कांस्टेंट 30 लगेगा, चाहे जितना भी बढ़ जाए। तो उसको हम कहते हैं डिग्रेसिव। डिग्रेसिव में 2 चीज़ इंक्लूड हो गई, प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल। क्लियर है, उसको हम कहते हैं डिग्रेसिव। तो यहाँ पे इनकम में इक्वालिटी कैसे आएगी कि भाई जो ज़्यादा कमाए वो ज़्यादा टैक्स दे, जो कम कमाए वो कम टैक्स दे। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्लियर है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आपको सबके मीन पता रहेंगे तो आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते, मतलब उसका आंसर आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिसी डील्स विद द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से कौन सी पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट का टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डिसीजन को बताती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट जो होती है टैक्स या एक्सपेंडिचर इस तरह की जो भी डिसीजन लेती है उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। राइट, वहीं आरबीआई जो डिसीजन लेती है कि भाई रेट कितना लाना है, रेट कितना कम करना है ना, सीआरआर एसएलआर का रेट में क्या चेंज करना है, रेपो रेट में क्या करना है, वो सब क्या कहलाती है, मॉनेटरी। तो जब आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करती है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है, जो कि आरबीआई करती है। और जब गवर्नमेंट करती है तो उसको हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट कैसे करेगी, जैसे आप देखते हैं ना कि जब आपका बजट पास होता रहता है या आपका जब पार्लियामेंट वगैरह में सेशन चल रहा था तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पीच देते हैं ना, हम इतना खर्चा करेंगे,
हम ये टैक्स का रेट ये चेंज करेंगे, ये करेंगे, तो गवर्नमेंट ये सब क्या कहलाएगी, इस तरह की जब पॉलिसीज फ्रेम करते हैं उसको हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आरबीआई इंक्रीजेज द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल द इम्पैक्ट। अगर सीआरआर को बढ़ाया जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाया जाएगा, तो आप बताइए इम्पैक्ट क्या होगा। सिंपल सी बात है, सीआरआर क्या कहता है, सीआरआर कहता है कि सारी बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई ने रूल बना दिया कि भाई सारी कमर्शियल बैंक्स को अपने पूरे पैसों में से कुछ कैश को रिजर्व करके रख देना है, मतलब उस कैश को वो खर्च नहीं कर सकते, उसका रिजर्व मेंटेन करना है ना, उसको सीआरआर कहते हैं। अब अगर बैंकों के पास जितना भी पैसा है उसमें से हम ज़्यादा सीआरआर मतलब ज़्यादा रिजर्व रखवा देंगे, उससे तो बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। तो जब वो ज़्यादा सीआरआर रखवा देंगे तो अगर वो बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, उनके पास कम ही पैसा बचेगा, तो जब कम पैसा बचेगा तो वो लोन भी तो कम ही बांटेंगे ना, तो मनी की सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर है, क्योंकि सीआरआर मेंटेन करने की वजह से बैंकों के पास पैसा कम बिजनेस के लिए बचेगा, जब कम बचेगा तो वो जो लोन दे रही है वो भी कम देंगी, जब लोन कम देंगे तो मार्केट में, इकॉनमी में जो मनी की सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। क्लियर है, तो डिक्रीज होती है मनी की सप्लाई। और जस्ट अपोजिट होगा, अगर आपकी सीआरआर का रेट डिक्रीज होगा तो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, एन ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डैश फ्रॉम बैंक्स। तो ये बोल रहे हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का वो तरीका है, वो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे वो क्या करते हैं, आरबीआई क्या करती है, बाय और सेल करती है। किससे, बैंक से, कमर्शियल बैंक से बाइंग और सेलिंग करती है। किस चीज़ की बाइंग एंड सेलिंग करेगी, तो बेसिकली वो बाइंग एंड सेलिंग करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। क्लियर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है आरबीआई, गवर्नमेंट के पास जो बैंक, कमर्शियल बैंक से उनकी सिक्योरिटीज़ को परचेज या सेल करती है। अब बट ऑब्वियस सी बात है, कब परचेज करेगी, कब सेल करेगी। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आप परचेज करो, आप आरबीआई हो और आरबीआई आप कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर रहे हो, तो पैसा परचेज करने पे क्या करना होता है, पैसा देना पड़ता है ना, तो मनी से सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि आप पैसा उठा के किसको दोगे, कमर्शियल बैंक्स को। जब आप उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदोगे बीइंग एन आरबीआई, तो आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। जब आप उनको पैसा दोगे तो उनके पास पैसा का फ्लो बढ़ेगा, मनी की सप्लाई बढ़ेगी, है ना, तो वो भी लोन ज़्यादा बांटेंगे, तो इकॉनमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो गई। वहीं पे जब आपको मनी इकॉनमी से पैसा बटोरना है, मतलब हटाना है, कम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी। जब सेल करेगी तो ये बैंक्स क्या करेंगी, परचेज करेंगी। अब जब आप किसी से सामान खरीदते तो आपको पैसा पे करना पड़ता है ना, तो इट मीन्स व्हाट कि कमर्शियल बैंक्स को अब पैसा पे करना पड़ेगा, तो उनके पास जितना भी पैसा उसमें से पैसा किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास, तो उनके पास कम बचेगा और मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इज इट क्लियर, तो बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू इस तरह से वो कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है, इट इज द रेट एट विच द बैंक्स आर एबल टू बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड वाज क्रिएटेड इन 2011। इन्होंने कहा 2011 में ये क्रिएट किया गया था। बेसिकली ये वो रेट है जिस रेट पे बैंक्स क्या करती हैं, ओवरनाइट मतलब आपको, मतलब विद इन एक नाइट के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए आपको आरबीआई से लोन चाहिए, तो वो क्या करती हैं, आपको तुरंत अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट तुरंत लोन दे देंगी, इमीडिएट इमरजेंसी में तुरंत लोन प्रोवाइड करेंगी। तो 2011 में जो ये स्कीम लॉन्च की गई थी उस स्कीम को क्या कहते हैं। ठीक है, सीआरआर आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बोरिंग का कुछ नहीं है, आप जितना पैसा रखे हो, आपके पास जो भी डिपॉजिट आया है उसका कुछ पोर्शन आपको कैश में रिजर्व रखना है। एसएलआर वही सेम चीज़, जितना भी डिपॉजिट है आपके पास उसमें से कुछ पोर्शन आपको रिजर्व रखना है, लेकिन इस बार आपको लिक्विड फॉर्म में रखना है, मतलब गोल्ड भी, कैश भी और सिक्योरिटीज़ भी सबको मिला के रखना है। रेपो रेट क्या हो गया, रीपर्चेज रेट। यहाँ पे क्या करती हैं, मतलब कि जो बैंक्स होती हैं वो बोरो करती हैं किससे, आरबीआई से, लेकिन इस बेसिस पे कि रीपर्चेज द एग्रीमेंट है ना, वो रीपर्चेज कर लेंगी। ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज है उनको रीपर्चेज किया जाएगा। ठीक, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ क्या हो गया, यही आपका राइट आंसर होगा। सो बेसिकली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता क्या है, ये स्कीम आरबीआई के थ्रू लॉन्च की गई थी 11 एंड 12 में। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को और रिवैम्प करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करती है, ये वो रेट होता है जिस पे बैंक क्या करती हैं, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से मनी को बोरो कर सकती हैं, पर ये जो बोरोइंग होगी वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, और ये शेड्यूल्ड बैंक्स को क्या देती हैं, तुरंत फंड प्रोवाइड करती है ओवरनाइट। कोई भी सीरियस कैश शॉर्टेज हुई है, कोई इमरजेंसी फंड चाहिए, तो उनको तुरंत ही आरबीआई के थ्रू ये फंड मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा, बाय ऑफरिंग देयर अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। उनको पहले अपने पास जो भी सिक्योरिटीज़ वो रखे हैं उसको देना पड़ेगा आरबीआई को, तब जाके उनको ये पैसा मिलेगा। क्लियर है, और जो एमएसएफ का रेट होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, एमएसएफ का जो रेट होता है बेसिकली वो रेपो रेट से 0.25 या 25 बेसिस उसे कहते हैं, उस ज़्यादा रहता है। सपोज करिए कि अगर जैसे करंट की बात करें कि अगर रेपो रेट 6.50 है, ठीक है, तो अगर रेपो रेट 6.50 है तो एमएसएफ रेट क्या हो जाएगा, 6.75, मतलब 25 बेसिस पॉइंट एक्सीड करता है एमएसएफ रेट किससे, रेपो रेट से, क्योंकि वहाँ पे भी रीपर्चेज करने के बेसिस पे लोन दिया जा रहा होता है। क्लियर है, तो याद रखिएगा रेपो रेट मतलब रीपर्चेज एग्रीमेंट बेसिकली।
तो यहाँ आंसर क्या हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव क्वांटिटेटिव मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्वांटिटेटिव मेथड है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सो बेसिकली बैंक रेट, ओपन मार्केट, CRR, ये सारे ही के सारे क्या हैं, इफेक्टिव मेथड्स हैं किस चीज़ की, आपकी जो भी इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ रेपो रेट। सो रेपो रेट क्या हो जाता है, देखिए रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर बैंक क्या करती है, बोरो करती हैं फंड, किससे, RBI से। ठीक है, जो भी उनके पास कोलैटरल है उसके बेसिस पे वो RBI से बोरो करती हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट के साथ कि वो रीपरचेज कर लेंगी उन जो भी कोलैटरल, जो भी सिक्योरिटीज उन्होंने रख दी है उस सिक्योरिटीज को वो रीपरचेज करेंगी, इसलिए कहते हैं इसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिवर्स रिपोर्ट हो तो जैसा अपोजिट हो जाएगा वहाँ पे, तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ बैंक रेट। बैंक रेट के केस में इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है। देखिए बैंक रेट क्या हो गया, बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स RBI से बोरो करेंगी। आप कहेंगे कि यही तो बाकी में भी था, बस स्लाइट डिफरेंस है। MSF में भी वो बोरो करती थी, लेकिन वहाँ पे इमरजेंसी के चक्कर में होता था कि इमरजेंट फंड चाहिए आपको, तुरंत मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी कोलैटरल सिक्योरिटीज़ चाहिए होती थी, मतलब आपको सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तभी आपको वो MSF का लोन मिलता है आपको। ठीक है, और ये 11-12 से लॉन्च हुई थी, उनका रेट रेपो रेट से भी ज़्यादा होता है। रेपो रेट भी क्या है, यहाँ पर भी बैंक जो है RBI से लोन ले सकती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि आप रीपरचेज करोगे उन सिक्योरिटीज़ को, रीपरचेज एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक रेट में क्या हो गया, बैंक रेट में भी यही काम करेंगे आप, बैंक रेट में भी आप RBI से लोन ले सकती हैं, लेकिन ये वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में बैंकों के पास अगर कोई सिक्योरिटीज़ नहीं है तो भी उनको लोन मिल जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों सिचुएशंस में कमर्शियल बैंक्स के पास कोई सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए जो कि वो RBI के पास रखें और तब RBI उनको लोन देती थी। लेकिन बैंक रेट में क्या होगा, बैंक रेट वो लेंडिंग रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक्स क्या कर सकती हैं, RBI से बोरो कर सकती हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटीज़। क्लियर है, तो एक चीज़ ये याद रखिएगा, इसे हम बैंक रेट कहते हैं। अभी कह रहे हैं अब देखिए, जहाँ पे सिक्योरिटी रखी रहेगी उसका रेट ज़्यादा रहेगा या जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगी। अब बैंक रेट में RBI ने लोन तो दे दिया पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वो सेफ़ है क्या, इसलिए वो आपसे इंटरेस्ट क्या लेंगी, ज़्यादा लेंगी। सो ऑप्शन जो आपका C है, बैंक रेट इज़ ग्रेटर देन रेपो रेट, बिल्कुल सही बात है ना। और आपको क्या बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है, क्योंकि रेपो रेट से तो ज़्यादा होगा, रेपो रेट में सिक्योरिटीज़ रहेंगी, रीपरचेज एग्रीमेंट रहेगा, पर बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसका मतलब इसका रेट हमेशा ज़्यादा रहेगा रेपो रेट से। शॉर्ट टर्म लोन है बट ऑब्वियसली बिना सिक्योरिटी के लोन दिया जा रहा है, तो शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए दिया जा रहा होगा, तो B भी सही है। D, बैंक रेट इज़ ऑलवेज लेस देन लेंडिंग रेट, तो बैंक रेट हमेशा क्या होगा, जो बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को जो रेट ऑफर करती हैं लोन, जैसे आप बीइंग एन पब्लिक बैंक से लोन लेने जाएंगे तो जिस इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है उस रेट से बैंक रेट हमेशा कम ही रहेगा, बट ऑब्वियस सी बात है कम रहेगा। मतलब आप समझिए, आप एक कमर्शियल बैंक हैं, आपने RBI से पैसा उठाया, लोन लिया, और उसी पैसे को आप पब्लिक को लोन देंगे और उससे इंटरेस्ट कमाएंगे, तो अगर RBI को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो आपको कहाँ कुछ मिला, तो बट ऑब्वियस सी बात है RBI से कम इंटरेस्ट पे पैसा उठाएंगे और मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देंगे, तो येस बैंक रेट ऑलवेज लेस देन द लेंडिंग रेट ऑफ बैंक। क्लियर है। अब ऑप्शन नंबर A, बैंक रेट डायरेक्टली लिंक टू द लेंडिंग रेट ऑफर्ड बाय बैंक्स। अब आप खुद ही सोचिए कि जो बैंक रेट है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स ने लोन उठाया है RBI से, जो इंटरेस्ट रेट उनको पे करना है, वही रेट क्या वो पब्लिक को ऑफर करने वाली है, वो उस पर वो लिंक होता है, बिल्कुल भी नहीं। बट ऑब्वियस सी बात है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर उनको ज़्यादा महंगा मिलेगा, उनको वो पैसा ज़्यादा महंगा मिला होगा, तो वो भी जो इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करेंगे वो महंगा चार्ज करेंगे, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, पर वो डायरेक्टली लिंक नहीं होती हैं। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैक्स कॉजेज बर्डन ऑन द पूरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इनमें से कौन सा टैक्स का है जो कि जो पूरे सेक्शन है सोसाइटी का उन पे बर्डन डालता है, तो बट ऑब्वियस सी बात है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है और उसका बर्डन शिफ्ट किया जाता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो पैसा अपनी सेल प्राइस में होलसेलर से रिकवर कर लेता है, होलसेलर रिटेलर से रिकवर करता है, और रिटेलर क्या करता है, वो सब चीज़ें किससे रिकवर कर लेता है, आपसे, कस्टमर से रिलेटेड। आप जब भी कुछ खरीदते हैं तो आप देखिए मैक्सिमम प्राइस लिखा था, वो मैक्सिमम प्राइस है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, तो वो टैक्स आप क्यों पे कर रहे हो, वो तो उन सब की जिम्मेदारी थी, लेकिन आप पे करते ना। और जो भी प्राइस लिखा था, आप जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP जो लिखा था, आप उससे कभी भी कम नहीं कराते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया आपका, वो टैक्स का बर्डन अल्टीमेटली कौन बियर किया, आपने बियर किया। तो पूरे सेक्शन पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो सामान जब भी खरीदेंगे उनको वो टैक्स पे करना पड़ेगा।
ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स का नहीं पड़ता क्योंकि वो जो कमाएगा वो देगा। विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये आप सबको पता है, आरबीआई को ही हम क्या कहते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गवर्नमेंट इम्पोजेड टैक्सेस टू, तो गवर्नमेंट जो है किस पर टैक्स इम्पोज करती है, तो मतलब क्यों इम्पोज करते हैं, गवर्नमेंट इम्पोजेड टैक्सेस टू क्यों करती है, मशीनरी, स्टेट की मशीनरीज को रन करने के लिए, वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए, कि एक्यूमुलेट द वेल्थ अमंग द रिच, रिच से सारे पैसों को एक्यूमुलेट कर लेने के लिए, नदी अब। तो बट ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट जो टैक्सेस इंपोज करती है ना, वो इंपोज इसीलिए करती है कि वो जो भी रेवेन्यू उससे क्रिएट हो उससे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर सके, क्योंकि टैक्सेस क्या है, सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू है ना, पब्लिक रेवेन्यू। तो अब वो पैसा रेवेन्यू क्यों इकट्ठा किया, क्योंकि वो खर्च कर सके किस पे, वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट कर सके, है ना, उन गरीबों के लिए घर देना, उनको फ्री में राशन देना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, सस्ते में हर चीज़ अवेलेबल हो सके। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू, आरबीआई किसको लोन प्रोवाइड करती है, सो आंसर विल बी कॉमर्शियल बैंक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिकल पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी रिलेटेड टू, इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो हमारी किसकी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी आरबीआई की होती है, फिजिकल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की होती है। अब जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो गवर्नमेंट किसके लिए बनाएगी, पब्लिक के लिए बनाएगी, तो वो पब्लिक से कैसे पैसा रिसीव करेगी, पब्लिक पे कैसे खर्चा करेगी, पब्लिक के लिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट, मतलब कि हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट के लिए अगर उसको फंडिंग शॉर्टेज पड़ रही है तो वो क्या करेगी, लोन लेगी, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, तो अब वो पैसा कहाँ से इकट्ठा करे, तो वो लोन लेगी, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक डेट। तो फिजिकल पॉलिसी में इन तीनों से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है, बजट वगैरह सब फिजिकल पॉलिसी का पार्ट बनती हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी सप्लाई डैश व्हेन इन्फ्लेशन राइजेज इकोनॉमी, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है इकोनॉमी में तो मनी की सप्लाई क्या होती है, देखिए इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस बढ़ जाती है। प्राइस क्यों बढ़ी होगी, क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है, मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती है। तो जब एक चीज़ है ना, एक चीज़ के लिए आपके पास बहुत पैसा है तो आप देने को तैयार है कि हम लीजिए इतने में दे दीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया, प्राइस बढ़ जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सबके पास पैसा होता है, जब सबके पास पैसा होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, पर जो गुड्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मांगने वाले हाथ बढ़ जाते हैं पर जो प्रोड्यूस करके सप्लाई आ रही थी उसकी शॉर्टेज हो जाती है। तो जब डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो बट ऑब्वियस सी बात है, एक ही कोई चीज़ है, एक प्रोडक्ट है और ख़रीदने वाले 10 लोग हैं, तो जो ज़्यादा पैसा पे करेगा उसको वो चीज़ मिल जाएगा। कोविड में आपने देखा हुआ है। तो बट ऑब्वियस क्या बात है, क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी, तो वो गुड्स की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। तो इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ जाती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मनी की सप्लाई बढ़ गई, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, पावर, मनी की पावर क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की फिजिकल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है, आपको पता है, आपने अगर बजट सुना होगा तो आपने सुना होगा कौन बोलता है कि ये रेट से टैक्स लगेगा, हम यहाँ पे बजट पास कर रहे हैं, ये सैंक्शन करेंगे, हम रोड बनवाएंगे, कौन कहता है, दैट विल बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज टू मेंटेन, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन पर्पज है वो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन मेंटेन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन करती है आरबीआई। तो आरबीआई क्या एम्प्लॉयमेंट देगी, नहीं, आरबीआई का काम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का नहीं है, आरबीआई मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर रही है। क्यों कंट्रोल कर रही है, जिससे कि प्राइस में क्या आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आरबीआई अनाउंसेस एन इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, देन, अगर आरबीआई ने अनाउंस किया कि कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास अब क्या रहेंगी, रिजर्व सीआरआर का रेट बढ़ा दिया जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे कम रहेंगे कि वो उधार दे सके, है ना, याद रखिएगा। अच्छा, यहीं पे अपोजिट, अगर मतलब अपोजिट नहीं, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता कि अगर आरबीआई ने अनाउंस किया कि कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाया जाए, तो आप बताइए इसका क्या मतलब निकल रहा है, आरबीआई ने ऐसा क्यों किया होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसे हैं जिससे ज़्यादा वो उधार दे रहे हैं, मनी की सप्लाई बढ़ रही है, इसीलिए आरबीआई अनाउंस कर रही है कि कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया हु कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी, इंडिया में कौन कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, गवर्नमेंट, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स। तो आपको पता है कि मनी की सप्लाई का काम किसका है, मनी की सप्लाई को रेगुलेट करने का काम किसका है, आरबीआई का, तभी तो वो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करती है। मॉनेटरी पॉलिसी यही तो करती है कि क्रेडिट करती है, क्रेडिट कंट्रोल, बेसिकली मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है। सो आंसर विल बी आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड वैलोरम ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ, एड वैलोरम ड्यूटी किस पर टैक्स लगता है, किस बेसिस पे टैक्स लगता है, यूनिट पे, प्राइस पे, वैल्यू एडेड पे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो एड वैलोरम किस पे लगता है, वैल्यू पे लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है,
ठीक है, मतलब जितनी वैल्यू इंक्रीज होगी जो भी चीज़ है उस वैल्यू पे ये टैक्स लगेगा, उसको कहते हैं एड वैलोरम टैक्स। जैसे वैट, वैट क्या था, एड वैलोरम टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स है ना, उस एड वैलोरम टैक्स कह रहे थे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सेस विच कैन बी शिफ्टेड इज कॉल्ड, वो टैक्स जिसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, ये बात हमने हर बार समझी है। डायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शनल तो कोई चांस ही नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हम करते हैं, तो हम किस टैक्स को शिफ्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया जीएसटी बिकम इफेक्टिव, इंडिया में जीएसटी कब इफेक्टिव हुई है, मतलब कब इम्पैक्ट इफेक्ट में आई है, तो 1 जुलाई 2017। और जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी टैक्स लगता है वो कैसा टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।